हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। आज बात करेंगे इजराइल फलस्तीन के मचे घमासान के ऊपर। ऐसा क्या है कि फलस्तीन के लोगों को कोई भी मुस्लिम देश सब बड़ी बड़ी डीके हाँक रहे हैं, लेकिन अपने देश में कोई उनको बुलाना नहीं चाहता है। ऐसा क्या है कि फिलिस्तीनी इतने बम खाने के बाद भी आज भी इजराइल के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं, और वहां की जनता भले ही कितनी गोलियां बरसाई जाएं, खुल करके इजराइल का ना तो सपोर्ट कर रही है और ना ही उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि उनके ऊपर बम ना बरसाए जाए। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि ऐसा क्या है कि इजराइल दुनिया के किसी भी देश या किसी भी संस्था की बात मानने को तैयार नहीं है, और चाहे सिविलियन हो चाहे टेररिस्ट के कैंप हो, सब जगह इजरायली सेना एक तरफ से बमबारी कर रही है। वेलकम बैक। फलस्तीन और इजराइल का झगड़ा कोई नया नहीं है। पिछले कई दशकों से ये युद्ध लगातार चल रहा है। जब भी मौका मिलता है फिलिस्तीनी इजराइल पे अटैक कर देते हैं, और हर बार इजराइल उनको पलट के बहुत खतरनाक तरीके से मारता है। बेसिकली फलस्तीन दो पार्ट में बटा हुआ है, जैसा आप जानते हैं, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। वहां के ज्यादातर लोगों के पास कोई काम धंधा एक्सेप्ट होता नहीं है, वो पूरी तरह से इजराइल पे डिपेंडेंट होते हैं। उनके लोगों को इजराइल ही जॉब देता है, और वो जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 80% सामान इजराइल ही इंपोर्ट करता है। उनकी खाद्य सामग्री से लेकर सारी जरूरतों का 70% सामान इजराइल से ही उनके पास जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग इजराइल पे अटैक करना क्यों नहीं छोड़ते और इजराइल के इस अत्याचार को झेलने के लिए भी तैयार रहते हैं। प्रॉब्लम कुछ और है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फलस्तीन में कोई भी लीडर या कोई भी ग्रुप का सरगना वहां के लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वहां के लोग ज्यादातर पूरी दुनिया से आने वाली राहत सामग्री पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। वहां इतनी घनी आबादी है कि डेवलपमेंट के नाम पे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। आजकल बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात पे बहस करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे कि यार, राष्ट्रवाद इतना क्यों बढ़ाना चाहिए, क्यों इतना देश को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, देश के नाम पे इतना कुछ करने की क्या जरूरत है। इसका अगर आपको एहसास करना है तो अपने आप को फलस्तीन में रख के इमेजिन करिए। वहां ना तो कोई रूल है ना कोई रेगुलेशंस है। वहां हर एक फैमिली का कोई ना कोई बच्चा हमास जैसे किसी बड़े ग्रुप का मेंबर होता है, और जहां भी जरूरत होती है वहां पे वो लड़ने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो फिलिस्तीन में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, इवन हमास को भी ले लीजिए, तब भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए। दैट मींस उनको काम करने के लिए प्रेरित करे, उनको डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करे, उनके लिए कोई भी ऐसा काम असाइन करे जिससे वो अपने लोगों के लिए काम कर सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। ऐसी कंडीशन में जब आपके पास कोई क्लियर आइडिया नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो उसमें ज्यादातर लोग इस तरह के बहकाव में आ जाते हैं कि आप खुदा के नाम पे या अल्लाह के नाम पे इजराइल से बदला लेना है। एक्चुअल में फलस्तीन के लोगों के लिए और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इजराइल एक दुखती रग जैसा है। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि जो एरिया है वो मुस्लिम अरब्स को लगता है कि वो मुस्लिमों के लिए है, और बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसके पीछे, क्यों ज्यूस को ले जाकर के उस जगह बसाया गया। और चूंकि आज की डेट में अगर आपके पड़ोस में आपका कोई ऐसा आदमी आके रहने लग जाए जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो हमेशा वो आपकी आंख में खटकता रहेगा। वही सिचुएशन सारे अरब देशों की इजराइल को लेकर के है। प्रॉब्लम यह है कि इजराइल एक सॉवरेन स्टेट है, बहुत ही मजबूत स्टेट बन के उभरा है, और उसके आसपास के जितने भी अरब देश हैं उसमें सब में राजशाही है। मिडिल ईस्ट में अभी दो तरह की कंट्री है। कुछ कंट्री अपने देश को डेवलपमेंट के रास्ते में डाल चुके हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जो ये सोच रहा है आज के समय में कि कैसे तेल खत्म हो जाने के बाद भी उसकी इकोनॉमी पे कोई फर्क ना पड़े। इसके लिए वो बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें बना रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं, जहां पे दुनिया भर से लोग इवन आज भी वहां घूमने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन, इराक, ईरान, सीरिया ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे या तो सिविल वार जैसी कंडीशन है, जहां इनको कोई प्रॉपरली लीड करने वाला नहीं है, यहाँ की युवाओं को कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, तो इनको जो भी नेता चाहता है इनको अपने फायदे के लिए यूज करता है। अगर आपको एक अच्छी और बुरी लीडरशिप से क्या फर्क पड़ता है ये जानना हो, तो आज के समय का मिडिल ईस्ट आपके लिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। दुनिया की कोई एजेंसी इस बात को क्लेम तो नहीं कर रही है, लेकिन एक बात आपको और समझनी चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका यूक्रेन में जाकर के रसिया को गाली दे रहा था कि रसिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और ऐसा क्या हुआ कि एक रात में सारा सिनेरियो उल्टा हो गया। पूरी दुनिया आज के समय में फिलिस्तीन के बारे में बात कर रही है, जहां इजराइल बिना रुके बिना थमे ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। कहीं ये बहुत बड़े गेम का हिस्सा तो नहीं है। वैसे भी रसिया को सुपर पावर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जहां एक तरफ अमेरिका अपने खुफिया तंत्र और अपनी ताकत के बल में पूरी दुनिया को नचाना चाहता है, वहीं पुतिन अपने दिमाग से अमेरिका को चेकमेट कंडीशन में रखना पसंद करते हैं। खैर, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। वापस लौटते हैं इजराइल फिलिस्तीन पे। एक्चुअली फिलिस्तीन में जितने भी युवा हैं उनके पास ना तो कोई प्रॉपर रोजगार है, ना कोई बड़ा लीडर है। ज्यादातर वो पूरी दुनिया से आने वाले राहत सामग्री पे ही जिंदा रहते हैं। यूएन भी अपना बहुत सारा सामान वहां के रिफ्यूजी कैंप में वहां पर रहने वाले लोगों के लिए भेजता है। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को ये लगता है कि हमारी कम्युनिटी बहुत ही गरीब है, उनकी मदद करनी चाहिए, और इसीलिए पूरे मिडिल ईस्ट से बहुत सारा पैसा फिलिस्तीन में वहां के लोगों के लिए भेजा जाता है। अब आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारा पैसा बाहर से अपने आप आ रहा है, उनके पास करने के लिए
कुछ भी नहीं है। तो उस समय वहां पे रहने वाला कोई भी लीडर उनको बहुत आसानी से किसी भी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकता है, और हमास ने वैसा ही किया है। एक तरफ जहां इजराइल में एक प्रॉपर लीडरशिप है, प्रॉपर सेटअप है, जहां गवर्नमेंट अपने पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है, डिफेंस सिस्टम है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे रिसर्च लैब है जिसमें वो हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वहीं फलस्तीन के युवाओं के लिए कोई प्रॉपर लीडरशिप है ही नहीं। ऐसी कंडीशन में जहां पैसा फ्री में आ रहा हो और वहां के युवाओं के पास कोई डायरेक्शन ना हो, उसी का फायदा हमास उठाता है। जैसा हम सभी जानते हैं, आज भी हमास के बड़े लीडर कतर में बड़े आराम की जिंदगी बिताते हैं, और वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि फिलिस्तीन में उनके लिए लड़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। जैसे ही फलस्तीनी युवाओं के लिए ये बोल दिया जाता है कि यार ये तो अपनी जमीन थी, इसको तो इजरायलियों ने कब्जा किया हुआ है, हमें इसको वापस लेना चाहिए, वो हमेशा तैस में आ जाते हैं। लोकल लीडरशिप कोई है ही नहीं जो उनको सही डायरेक्शन में ले जा सके, और जिस इजराइल के बिजली, पानी और राशन पे वो 70% से ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हीं के खिलाफ कोई इनको भड़का देता है और उनके ही ऊपर ये रॉकेट से अटैक कर देते हैं, तो उनकी मना स्थिति आप समझ सकते हैं कि वहां कितने समझदार लोग हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पे। ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी बमबारी होने के बाद भी फलस्तीन की पब्लिक आज भी इजराइल के सामने ना तो सरेंडर करने के लिए तैयार है, और ना ही वहां के लोगों का कोई भी ऐसा आदमी आगे आकर के इजराइल को यह बताने के लिए तैयार है कि हम आपको हमास के खिलाफ में आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमें बख्श दीजिए और इतने बम मत फेंकिए। उसके दो सबसे बड़े रीजन है। सबसे पहला तो यह कि पिछले 60-70 सालों में उनके दिमाग में यह चीज भरी गई है कि इजराइल हमारा दुश्मन है और हमारी जमीन जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है। और दूसरी, फलस्तीनियन पब्लिक का इजराइल तरफ ना जाने का रीजन ये भी है कि उनकी हर एक फैमिली का कोई ना कोई मेंबर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमास से जुड़ा हुआ है। अब आप समझिए, हमास एक ऐसी लीडरशिप जो हमेशा लड़ने के लिए और जान देने के लिए प्रेरित करती है, और अपनी ही लाइफलाइन वाले देश इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए युवाओं को कन्विंस भी करती है और अटैक भी करवाती है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपने देश को मजबूत करने में, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में अपने आप को आगे ले जाने की भरपूर कोशिश करता है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का ही फर्क है। खैर, हमास से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि वो वहां पे रिसर्च लैब या साइंस टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए काम करेगा, क्योंकि उनको फंड फ्री में मिलता है और उनके बड़े आका दूसरे देशों में ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और वहां के युवाओं को मोटिवेट करते हैं कि हम एक ना एक दिन लड़के इजराइल से जमीन वापस ले लेंगे। बढ़ते हैं अगले पहलू की तरफ। इजराइल की इतनी खतरनाक बमबारी होने के बाद भी पूरी दुनिया के मुस्लिम देश हाहाकार मचा के रखे हुए हैं कि इजराइल को रोकना चाहिए, वहां पे सीज फायर होना चाहिए, बहुत कुछ चीजें बोली जा रही हैं, लेकिन कोई भी देश फलस्तीनियन को अपने देश में रहने की इजाजत देने को तैयार नहीं है। इसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर हम आज के 50 साल पहले जाते हैं तो 1970 के आसपास जैसे ही यूनाइटेड नेशंस ने फलस्तीन स्टेट बनाया था, उसके दोनों हिस्सों पे, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर, उनके पड़ोसी देशों ने, मुस्लिम देशों ने ही अटैक करके कब्जा कर लिया था, जिसमें वेस्ट बैंक को जॉर्डन ने कब्जा किया और इजिप्ट ने गाजा पट्टी पे कब्जा जमा लिया था। सिनेरियो कुछ ऐसा बना कि जॉर्डन के प्रिंस हुसैन ने सोचा कि फलस्तीनियन मुस्लिम है, हमारी कम्युनिटी है, इनको क्यों ना हम अपने देश में मिला लें और हमारा देश का एरिया भी बड़ा हो जाएगा, वे हमारे देश में बड़ी शांति से रहेंगे। इसी आइडिया के तहत उन्होंने वेस्ट बैंक में रहने वाले जितने भी फिलिस्तीनी थे उनको सबको जॉर्डन में रहने की पूरी फ्रीडम दे दी, उनको बराबर के अधिकार दे दिए थे। बड़े आराम से ये सारे फिलिस्तीनी जॉर्डन के साथ रह सकते थे। यहाँ मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ। मिडिल ईस्ट के जितने भी अनऑर्गेनाइज कंट्री, वैसी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे प्रॉपर सेटअप नहीं है, वहां के युवाओं को लड़ने का बड़ा शौक होता है। इनको कोई भी लड़ने के लिए कह दे तो खुदा के नाम पे अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरा पहलू भी समझिए, किसी भी कंट्री में अगर कोई पावरफुल आदमी है तो उसके विरोध करने वाले लोग उसके आसपास ही मिल जाएंगे, क्योंकि पावर हमेशा ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। जो भी पावर में रहेगा उसको नीचे लाने के लिए लोग हमेशा ही काम करते हैं। वो आज नहीं, आदिकाल से चलता आ रहा है। जॉर्डन के प्रिंस को उनकी गद्दी से हटाने के लिए लोग पहले से काम कर रहे थे। जब फिलिस्तीनी वहां पहुंच गए तो उन लोगों ने फिलिस्तीनियन का यूज जॉर्डन के ही राजा के खिलाफ करना चालू कर दिया, और एक समय ऐसा भी आया जब जॉर्डन को लगने लगा कि कहीं ये फिलिस्तीनी पूरे जॉर्डन पे कब्जा न कर ले, और फिर जॉर्डन के किंग ने पाकिस्तान के जियाउल हक को अपनी सेना में बुलाया और लगभग 20,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया। कट द स्टोरी शॉर्ट, जॉर्डन ने जिन फिलिस्तीनियों को बराबर के हक दिए, अपने देश में रहने की जगह दी, उन्हीं फिलिस्तीनियों ने उसी देश के राजा के खिलाफ साजिश करके उसको गिराने के लिए काम करने लगे। ऐसी कंडीशन में कोई भी देश इनको अपने देश में शरण देने के लिए आज नहीं, कभी भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि फिलिस्तीनियन को बड़ी आसानी से किसी भी देश के अगेंस्ट ले जाया जा सकता है और इनको बहुत ही आसानी से यूज किया जा सकता है। अब आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि इजराइल आज बच्चे, बूढ़े और औरतों के ऊपर बम बरसाने में जरा सा भी क्यों नहीं हिचकिचा रहा है, और पूरी दुनिया के किसी भी संस्था और किसी भी देश का कहना मानने से आउटराइटली मना कर दे रहा है।
उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इजराइल के लिए ये लड़ाई उनके जिंदा बचने की है। अगर उन्होंने आज रियायत बरती तो अगली बार फिर अटैक होगा और इजराइल जैसे देश को दुनिया से गायब होने से कोई नहीं बचा पाएगा। आज सिचुएशन ऐसी है कि इजराइल को अपना एग्जिस्टेंस बचाना है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनको ये काम करना बहुत जरूरी है और इसीलिए वो तब तक बमबारी करते रहेंगे जब तक उनकी नजर में हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। साथ ही इजराइल का काम करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। जब भी उनसे कोई लड़ाई करता है अगले को वो ऐसा सबक सिखाने की कोशिश करते हैं जिससे वो दोबारा कभी उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचे ही नहीं। लेकिन जैसा हमने पहले बताया, मिडिल ईस्ट के लड़ाके खुदा के नाम पे जान देने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। तो जब भी कोई लीडर इनको डाइवर्ट करके इजराइल के अगेंस्ट ले जाता है तो ये बड़ी आसानी से इजराइल पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भले ही आज इजराइल कितने भी बम बरसा ले, कितना ही फलस्तीनियों को मार दे, लेकिन आने वाले समय में इजराइल को फिर से मिडिल ईस्ट में अटैक झेलना ही पड़ेगा। तो ये रहा हमारा इजराइल फलस्तीन में होने वाले घमासान का स्टार्टिंग। अभी आपको आने वाले एपिसोड्स में और भी जानकारी देंगे और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।